ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो रिसेंट चेंजेज आ रहे हैं या अकाउंट में जो रिसेंट प्रैक्टिसेस कहेंगे तो बेटर वर्ड है, रिसेंट या मॉडर्न प्रैक्टिसेस, उन्हीं में से ये तीनों टॉपिक्स हैं। इससे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग का बेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो टाइप है जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करते हैं और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट को कंट्रोलिंग के लिए तरीके अपनाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजरियल डिसीजन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जिससे कि मैनेजरियल डिसीजन बेटर हो सके। आज हम जो कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये भी एक खास टाइप का अकाउंट है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है क्या? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का वो टाइप है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजर्स का मानना है कि जो ह्यूमन एसेट हैं वो सबसे महत्वपूर्ण एसेट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन एसेट को बाकी एसेट की तरह अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे ये लोगों ने स्टार्ट किया अकाउंटिंग में कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी रिकॉर्ड करना शुरू करें, क्योंकि अगर हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, एसेट को पहचानेंगे, तो उस एसेट का हम बेटर यूज भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आइडेंटिफाई करना और उस डेटा को मेजर करना जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है फ्लेम होल्स की। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी कॉस्ट और उनकी वैल्यू को रिकॉर्ड करना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का पार्ट है। वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यूएशन कैसे किया जाए, उनको कैसे बुक्स में लिखा जाए, क्योंकि बुक्स में हम किसी भी एसेट को तब लिखते हैं जब हमारे पास उस एसेट को मेजर करने का कोई तरीका हो कि उसकी कॉस्ट क्या है। जब उसकी कॉस्ट हमें पता चल जाती है तो हम अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में उसकी कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टास्क है, सिग्निफिकेंट टास्क है जब हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करना चाहते हैं, यानी कि अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको हम बुक्स में लिखना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा ये जानना कि ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट क्या है। इस बारे में दो तरह की थ्योरीज हैं। कुछ लोग ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट को लेके वैल्यू करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लोग वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है संस्था के लिए, इसको देखते हैं और उसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, इस वैल्यू को कैपिटलाइज करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट बेस्ड जो थ्योरीज हैं या अप्रोचेज हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अन्य भी थ्योरीज हो सकती हैं, कोई फिक्स नहीं है इनकी काउंटिंग भी, लेकिन जो मेजर थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जैसा नाम से लगता है, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, जो पास्ट में कॉस्ट आई है उसको रिकॉर्ड करना। इस मेथड को डेवलप किया है ब्रूमेट, फ्लेम होल्स और पायले। इन्होंने इस मेथड पे काफी काम किया। एक्चुअल कॉस्ट, इस मेथड में माना यह जाता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई है रिक्रूट करने में, ट्रेन करने में, डेवलप करने में ह्यूमन रिसोर्सेज को, वो एंटरप्राइज की कॉस्ट है, उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि जैसे जब आप कोई खर्च करते हैं, आपने अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की तो बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है आप उसको बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करना मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने का मतलब आप इसको एसेट मानते हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग की आपने केवल रेवेन्यू, बिल्डिंग की आपने कोई रिपेयर कराई होती तो आप कैपिटलाइज नहीं करते, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंस मान करके खर्चा दिखा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो जब किसी एसेट को हम कैपिटलाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस एसेट को फिक्स्ड एसेट मान करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो जैसे हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे खर्च करते हैं, वैसे ही इस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि हम मानव पे भी खर्च करते हैं। जो मानव हमारे यहाँ काम करेगा, जो मानव संपत्ति, उस पे हमने खर्च किया, रिक्रूटमेंट पे कुछ खर्च किया होगा, उसको ट्रेनिंग देने में खर्च किया, उसको डेवलपमेंट में खर्च हुआ, तो ये जो सारा खर्च हुआ इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब इसको रिकॉर्ड करते हैं तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि पास्ट में जो खर्च किया हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। Procedure followed for human resource asset is the same as of other physical asset। इस मेथड में, इस अप्रोच में, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में वही कॉन्सेप्ट होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स एसेट को रिकॉर्ड करने का, जैसे कि बाकी फिजिकल एसेट का होता है कि हमने कोई फर्नीचर खरीदा, उस पर खर्च किया, उसको बेटर बनाया, तब अपना यूज किया, बिल्डिंग पे खर्च किया, वैसे मानव पे भी खर्च किया। इसमें यह माना जाता है एनी अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीजेज इट्स एफिशिएंसी एंड हेंस कैपिटलाइज। जब हम लोगों की ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं, डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, तो ये मानते हैं कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। और हम जानते हैं कॉमन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जब अकाउंटिंग में हम किसी एसेट पे ऐसा कोई खर्च करें, जैसे जब मेजर रिपेयर कराते हैं, जब कोई मेजर रिपेयर कराते हैं तो मेजर रिपेयर कराने से किसी एसेट की लाइफ बढ़ जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इसलिए हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे माना जाता है कि जब हम लोगों की ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं तो इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और वो लंबे समय तक हमारे यहाँ अच्छा काम कर सकते हैं, तो इसलिए उसको भी कैपिटलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ये थी कि जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो बाकी एसेट की तरह एसेट नहीं है। बाकी जैसे हमने मशीनरी खरीदी हम बेच भी सकते हैं, हमने फर्नीचर खरीदा हम बेच भी सकते हैं, तो इसलिए जो बाकी एसेट के लिए तरीका अपनाते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, वो मानव के लिए अपनाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे थ्योरी सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये उसके ऊपर एक सुधार है। इस थ्योरी को डेवलप करने वाले हैं रेंसिस लिकार्ट और एरिक जी फ्लेमहोल्स। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉइज, इस थ्योरी का मानना है कि कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉय इज यूज्ड एज द मेजर ऑफ कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स, कि भाई कंपनी के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं हम उनकी वो कीमत मानेंगे, उनको हम इस कीमत की एसेट मानेंगे जिस कीमत पे हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मैनेजर, हमारे यहाँ कोई फाइनेंस मैनेजर काम कर रहा है, तो हमें फाइनेंस मैनेजर की जो कीमत है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है वैल्यू को, तो हम ये देखेंगे कि अगर जो ये फाइनेंस मैनेजर है इसी की जैसे क्षमता वाला व्यक्ति दूसरा अगर हम लाते हैं तो हमको क्या खर्च करना पड़ेगा, जो हमको खर्च करना पड़ेगा इसके रिप्लेस करने में, वही इसकी कॉस्ट होगी हमारी। तो ये रिप्लेसमेंट थ्योरी है। इस थ्योरी में ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए कंपनी आर टू बी वैल्यूड ऑन द एजम्पशन एज टू व्हाट इट विल कॉस्ट। इसमें यह माना जाता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को इस कीमत पे लिखेंगे कि हमें कितना कॉस्ट करना पड़ेगा अगर हम एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करें नए लोगों से। वैसा ही टैलेंट और वैसा ही एक्सपीरियंस लाएं हम, तो कितना खर्च करना पड़ेगा, वही इनकी कीमत होगी। लिकार्ट ने सजेस्ट किया कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि अगर किसी संस्था के जितने भी टोटल ह्यूमन एसेट हैं, जो सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, उन सब की वैल्यू अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको एक नई ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन अपने जैसी ही क्रिएट करनी पड़ेगी फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। यानी कि हम ये सोचेंगे स्टार्टिंग से हम फिर से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, अगर हमारी संस्था में जितने भी मैन पावर काम कर रहा है वैसा ही मैन पावर हम दूसरी संस्था में लगाएं, तो कितना कॉस्ट हमको पड़ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, या इसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड भी कहा जाता है। ये जो इकोनॉमिक्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये उस पर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी रिसोर्स की वो कॉस्ट होती है जो उसको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में मिल सकती है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में, जैसे मान लो कोई पर्सन कोई एम्प्लॉयमेंट देख रहा है, तो एक शॉप पे उसको ऑफर किया जाता है कि आप हमारे यहाँ काम करोगे तो 10,000 रुपये मिल जाएंगे। दूसरी शॉप पे वो जाता है काम देखने के लिए, वहां पे उसको ऑफर मिलता है कि आप 12,000 रुपये महीने हम देंगे अगर हमारे यहाँ काम करोगे तो नेचुरली कोई रेशनल पर्सन क्या करेगा, जहाँ पे उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है वो वहां पे ज्वाइन कर लेगा। तो 12,000 रुपये पर मंथ में इसने ज्वाइन कर लिया।
जब ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था, अगर ये नहीं होता तो ये पहले वाला जो बेटर था ऑप्शन वो 10,000 का था, जो कि इसने सैक्रिफाइस कर दिया इस ऑप्शन को अचीव करने के लिए। तो जो ऑप्शन सैक्रिफाइस कर दिया उसकी जो कॉस्ट थी 10,000, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसे ही हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अनुसार एक मानव की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। ये सजेस्ट किया था मेथड हैकिमियन और जोन्स ने। इसमें कहा गया कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे हम वैल्यू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लिंक्ड विद स्केर्सिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्केर्सिटी से जुड़ी होती है कि मतलब क्योंकि चीजें दुर्लभ होती हैं और उनके मल्टीपल यूजेज होते हैं, तो अब क्योंकि मल्टीपल यूज होते हैं और चीजें स्केर्स हैं, दुर्लभ हैं, तो ऐसा भी संभव नहीं है कि सारे रिसोर्स, सारे जो ऑप्शन हैं उन सब में हम बांट दें इस एसेट को। तो नेचुरली हम किसी एक ही ऑप्शन में इस एसेट को यूज पर कर पाएंगे, क्योंकि जो एसेट है वो तो रेयर है, वो तो स्केर्स है, दुर्लभ है, मुश्किल है, मतलब एबंडेंट नहीं है। तो हम जिस एक में यूज करेंगे तो इसका मतलब बाकियों को हमने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया। तो जो ऑप्शन हमने छोड़ दिए उनमें से जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था उसकी जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर, तो इसमें एक प्रोसेस अपनाई जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज को वैल्यू करने के लिए। वो प्रोसेस ये होती है कि एक संस्था में कई इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर होते हैं किस तरीके से कि इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में अभी डिस्कस करेंगे वैसे कुछ देर में, लेकिन यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे किसी संस्था में मान लो 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं सेम, तो चारों प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार होंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट के बेटर जो एफिशिएंसी है उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हर प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है वो एक इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर कहा जाएगा। अब जितने भी प्रोजेक्ट, मान लो हमने 4 प्रोजेक्ट शुरू किए, P1, P2, P3, P4। अब जो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मान लो कोई बहुत ही एफिशिएंट पर्सन है। अब जो बहुत ही एफिशिएंट पर्सन है एम्प्लॉय, ये चारों जो हमारे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स के मैनेजर होंगे, ये चारों इसका बिड लगाएंगे, मतलब ये चारों चाहेंगे कि हमारे सेंटर में काम कर लेता। तो अगर इन्होंने बिड लगाई और मान लो बिड में सबसे ज्यादा वैल्यू P3 ने लगा दी, तो प्रोजेक्ट 3 में ये काम करने के लिए चला जाएगा। अब इस मेथड में खास बात क्या है कि हम उन एम्प्लॉइज पे ध्यान, उन एम्प्लॉइज को ही वैल्यू करते हैं, जैसा कि इसमें हमने देखा, जिनकी वैल्यू ऐसी होती है कि वो चारों प्रोजेक्ट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो वर्दी होते हैं जो लोग। एम्प्लॉइज नॉट कंसिडर्ड स्केयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन एसेट बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के मेथड में ऐसे एम्प्लॉइज जो स्केयर्स नहीं है, स्केयर्स नहीं है का मतलब है कि जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनसे कहीं भी कोई भी आदमी काम कराने को तैयार है और वो सफिशिएंट है मात्रा में। अगर इस टाइप के एम्प्लॉइज हैं कि जिनके लिए चॉइस नहीं है, लोग मतलब ये नहीं कह रहे कि भाई हमको इस वाले को दो, किसी को भी लेने को तैयार हो जाते हैं, तो जो कॉमन एम्प्लॉइज होते हैं उनको इस मेथड में नहीं रखा जाता है। केवल जो स्पेसिफिक एम्प्लॉइज होते हैं जिनमें कुछ खास बात होती है, खास स्किल होती है, उनको इसमें वैल्यू किया जाता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर, द हाईएस्ट बिड, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी वो विन करेगा इस ह्यूमन रिसोर्स को। और अब इस ह्यूमन रिसोर्स का जो प्राइस इसने तय किया, जिस प्राइस पे इसने बिड लगाया है, उस प्राइस को ये अपने इन्वेस्टमेंट हाउस का बेस यानी कि कॉस्ट में शामिल करेगा। द अमाउंट ऑफ बिड इज एडेड टू द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ इट्स सक्सेसफुल बिडर, यानी कि जो सक्सेसफुल बिडर सेंटर होगा ये अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में इस कॉस्ट को ह्यूमन कॉस्ट के नाम पे दर्ज करेगा, यानी कि ह्यूमन जो कॉस्ट है यहाँ पे ये रिकॉर्ड करेगा। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये अप्रोच डिमांड एंड सप्लाई बेस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जिन एम्प्लॉइज की डिमांड चारों तरफ से ज्यादा थी और उनकी सप्लाई कम थी, उनकी वैल्यू इसमें ज्यादा रिकॉर्ड हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो है इसको डेवलप किया डेविड वाटसन ने। स्टैंडर्ड कॉस्ट, इस मेथड में क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले सेट कर ली जाती है। ये कंट्रोलिंग का एक पूरा प्रोसेस है। इसमें पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट तय की जाती है कि रिक्रूटमेंट पे हम कितना खर्च करेंगे, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज पे। एक डिपार्टमेंट की अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उनके सिलेक्शन पे कितना खर्च करेंगे, ट्रेनिंग पे कितना खर्च करेंगे और डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेंगे। तो पहले हमने स्टैंडर्ड तय कर लिए, मानक बना लिए। इसके बाद अब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो एज्यूम की जाएंगी वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की। जो हमने स्टैंडर्ड तय किए वही वैल्यूज हैं ह्यूमन रिसोर्स की, वही कॉस्ट है उनकी। ये प्रोवाइड करता है गुड बेस फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। ये कंट्रोल के लिए अच्छा बेस देता है। कैसे देता है कंट्रोलिंग के लिए अच्छा बेस? इस तरीके से देता है कि जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट तय कर ली,
हमने उनको वैल्यू भी मान लिया ह्यूमन रिसोर्स की। बाद में जब एक्चुअल रिक्रूटमेंट होगा, एक्चुअल सिलेक्शन होगा, एक्चुअल ट्रेनिंग होगी, तो हम मैच करेंगे कितना कॉस्ट हुआ, तब इनमें हम अंतर देखते हैं, डेविएशन कितना आया। तो इससे एक कंट्रोल भी बना रहता है खर्चों पे कि हम कितना खर्चा किस चीज पे कर रहे हैं। अब आते हैं मॉडल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब तक हमने जो अप्रोच या जो मॉडल पढ़े ये सब कॉस्ट बेस्ड थे। अब हम देखेंगे वैल्यूएशन बेस्ड, यानी कि जहां पे हम वैल्यू करते हैं। तो इसमें जो खास मेथड है या अप्रोचेज हैं वो है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड का दूसरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, और इस मॉडल के देने वाले थे लेव एंड श्वार्ट्ज मॉडल, इसलिए इनके नाम से भी ये काफी फेमस है। ये जितने भी वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल्स को अभी हम करेंगे, इनकी खास बात क्या होती है कि ये देखते हैं कि एक्चुअल में उस एम्प्लॉय की संस्था के लिए वैल्यू क्या है। संस्था के लिए वैल्यू क्या होगी, जो वो संस्था को अपनी सर्विसेज देता है, तो उसकी सर्विसेज की वैल्यू को हम देखते हैं। आने वाले साल में कितने दिन वो काम करेगा, उससे कितना बेनिफिट होगा संस्था को, और उसके आधार पे हम कैपिटलाइजेशन करके इनकी तब कीमत निकालते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है लेव एंड श्वार्ट्ज, ये डेवलप किया इकोनॉमिक मॉडल इन्होंने 1971 में वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को निकालने के लिए। वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज द प्रेजेंट वैल्यू। ये मेथड कहता है कि जो ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हिज रिमेनिंग फ्यूचर अर्निंग्स, यानी कि वो जितने दिन संस्था में और काम करेगा उसमें वो फ्यूचर में कितना अर्न करेगा, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। इन सबको हम जोड़ देते हैं तो उसको हम एम्प्लॉय की वैल्यू मानते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू मानते हैं। इस मेथड में हम एम्प्लॉय की वैल्यू से मतलब लगाते हैं उसको जो हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, क्योंकि हम कोई सैलरी या वेजेस उसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो हमको कुछ वैल्यू दे रहा है, तो उसकी वैल्यू हम उनको पे की जाने वाली सैलरी और वेजेस से निकालते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि वो कितने साल तक हमारी संस्था में काम करेंगे, 10 साल या 20 साल। जितने ज्यादा साल तक कोई आदमी काम कर सकता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तीसरी बात, वो पर एनम इनका जो खर्चा है, सारे एम्प्लॉइज का जो कॉस्ट निकल आएगा उसको जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी हमारे पास। फॉर्मूला है वैल्यू निकालने का इस मेथड का, वी वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बराबर ET अपॉन 1 प्लस R की पावर T माइनस X। इन सभी के मीनिंग क्या है, वी यानी कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स निकालते हैं हम कि हमारे यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं हम उनकी कीमत जानना चाह रहे हैं, अपनी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में उनकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स एसेट की। निकालने का तरीका है कि एस्टिमेटेड फ्यूचर एनुअल अर्निंग ऑफ पर्सन। जैसे कोई पर्सन या जो पर्सन से जिनका हम निकाल रहे हैं वैल्यू, मान लो वो 1 लाख रुपए एनुअल अर्न करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर रख लेंगे 1 लाख, 1 लाख रुपीज, 1 लाख यानी कि जो एस्टिमेटेड अर्निंग है पर एनम, सालाना हमें पर एनम 1 लाख रुपए एस्टिमेटेड अर्निंग मिलेंगी फ्यूचर में। अब अपॉन कर लेते हैं 1 प्लस R। 1 प्लस R का मतलब होता है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये दरअसल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि बाकी जो कैपिटल है उनकी कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है, उसको हम रेट मान लेते हैं। तो जो डिस्काउंट रेट होता है 1 प्लस डिस्काउंट रेट कर लेते हैं और अपॉन पावर में रखते हैं T माइनस एक्स। T माइनस एक्स इसलिए देते हैं क्योंकि जितने पीरियड वो पर्सन काम करेगा उतना ज्यादा उसकी वैल्यू निकलेगी। तो काम कितने दिन करेगा, यहाँ पे जो T है इसका मतलब है रिटायरमेंट एज। जैसे मान लो किसी पर्सन की रिटायरमेंट एज 60 है और हम देखेंगे कि अभी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स का मतलब है प्रेजेंट एज मान लीजिए उसकी 40 है, यानी कि वो 20 साल काम करेगा। तो हम इसका 1 प्लस रेट जो भी होगा उसकी पावर रख देते हैं वहां पे 20। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम होल्स मॉडल 1971। ये मॉडल दिया फ्लेम होल्स ने 1971 में। इस मॉडल की खासियत है एन इंडिविजुअल्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय हिज फ्यूचर सर्विसेज इन ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस पोजीशंस। एक एम्प्लॉय की जो वैल्यू है वो हम मेजर करेंगे उसकी फ्यूचर सर्विसेज के आधार पे जो वो वेरियस पोजीशंस पे देगा। अब जो पिछला मेथड था उसमें इस बात का कोई भेद नहीं किया गया था कि वो अलग अलग पोजीशन भी होंगी। उसमें हमने सीधा मान लिया था कि भी वो आने वाले 20 साल तक वो इतने रुपए सालाना एनुअल अर्निंग होगी, जबकि वास्तव में एक एम्प्लॉय की अपने संस्था में काम करने के दौरान वो अलग अलग पोजीशंस पे काम करता है, उसका प्रमोशन हो सकता है जिसकी वजह से उसकी जो सैलरी वेजेज है वो सब अंतर आ जाता है उनमें। तो ये मॉडल जो है वो पिछले मॉडल की कमी को पूरा करता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स
may be derived by discounting the realizable value of expected future services, यानी कि expected जो future services होंगी उनको एक निश्चित रेट पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनको हम डिस्काउंट करते हैं। फेलेमहोल्ट्ज मॉडल एक इंप्रूवमेंट है लेव एंड स्वार्ट्ज मॉडल के ऊपर। बाकी तरीका इसमें भी वही है, इसमें भी कैपिटलाइज करते हैं उसकी इनकम को और जितना वो कमाएगा उतना हम उसकी वैल्यू मानते हैं डिस्काउंटिंग करके। गेल्स है ये जाइल्स एंड रॉबिन्सन ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मॉडल या मेथड। ये मेथड क्या कहता है, इन 1972 जाइल्स एंड रॉबिन्सन ने एक मेथड दिया जिसको कहा जाता है ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मेथड। इन्होंने मल्टीप्लायर फैक्टर निकाला और उससे वैल्यू निकाली। कैसे कि वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स शुड बी मेड इन द सेम वे एज अदर बिजनेस एसेट ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस। उन्होंने कहा कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे हम एक ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकालेंगे। मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि वो 5 साल काम करेगा कि 10 साल काम करेगा, जैसे हम बाकी एसेट्स को अकाउंटिंग में मान के चलते हैं कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे कि वो एक अनफॉर्चून टाइम तक काम करते रहेंगे लंबे समय तक, वैसे ही हम ह्यूमन एसेट को भी मानेंगे कि लंबे समय तक काम करेंगे। एक इंडिविजुअल का रेम्यूनरेशन और रेम्यूनरेशन ऑफ ए ग्रुप, एक व्यक्ति का रेम्यूनरेशन या अगर पूरा ग्रुप है तो ग्रुप का रेम्यूनरेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर। हम एक फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस सक्सेस में उसका जो कंट्रीब्यूशन है, अब बिजनेस सक्सेस में एक पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन है उसका फैक्टर निकाल लिया जाएगा कि 0.2 है कि 0.3 है कि 0.4 है, जितना भी उसका फैक्टर आएगा। और अब जो रेम्यूनरेशन उसकी है उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसका मतलब बिजनेस के कंट्रीब्यूशन में कितना परसेंट उसका योगदान है उसके हिसाब से उसकी हम जो वैल्यू है उसका कैपिटलाइज कर देंगे तो उसकी कीमत आ जाएगी। टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग टुगेदर ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज सो कैलकुलेटेड। अब अलग अलग व्यक्तियों की जो वैल्यूज निकल करके आएंगी इस तरीके से उन सबको हम कैलकुलेट कर टोटल कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की टोटल ह्यूमन एसेट वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है हर्मनसन्स अनपरचेज्ड गुडविल एंड एडजस्टेड डिस्काउंट फ्यूचर बेस्ड मॉडल। अब हर्मनसन ने 2 मेथड दिए, एक अनपरचेज्ड गुडविल और एक एडजस्टेड डिस्काउंट फ्यूचर बेस्ड मॉडल। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके डेफिनेशनल मीनिंग आते हैं केवल, जो पहले 1 लाइन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा या ये पूछ लिया जाता है कि इस मॉडल के देने वाले कौन हैं, तो जितना पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उतना ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल, सबसे पहले देखते हैं अनपरचेज्ड गुडविल मॉडल क्या है, ये क्या कहता है। ये क्या कहता है कि ह्यूमन एसेट को कैसे वैल्यू करना है, कैसे उसकी कीमत को पहचानना है। सबसे पहला इसमें कहते हैं कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग अर्निंग इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल अर्निंग। ये कहता है इसमें भी कैपिटलाइज करना है अर्निंग को, कि जो नॉर्मल अर्निंग है उनके एक्सेस में जितना अर्न कर रहे हैं उसको कैपिटलाइज करेंगे। अब इस कैपिटलाइज करने से अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। ये कैपिटलाइज का मतलब क्या है। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अर्निंग 1 लाख है और हमने देखा कि मार्केट में हमारे जैसा जो बिजनेस है उसका अर्निंग का जो रेट है वो 10% है, यानी कि जितना पैसा लोग लगाते हैं उस पर 10% अर्न करते हैं। तो जितना लोग लगाते हैं यानी कि जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगाते हैं, जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगाते हैं मतलब उतने की एसेट लगाते हैं वो अपने बिजनेस में। तो एक तरह से एसेट्स की जो कीमत जानने का एक तरीका ये भी होता है कि भाई कितने की एसेट लगी हुई है संस्था में, कि 10% अगर अर्निंग है तो इसका मतलब है कि अगर कोई 100 लगाता है तो वो 10 कमाता है। अब अगर हम 1 लाख लगा रहे हैं तो हमने कितना 1 लाख कमा रहे हैं तो हमने कितना लगाया होगा। तो अगर हम 1 लाख अर्न कर रहे हैं, कोई संस्था 1 लाख अर्न कर रही है तो इसका मतलब उसका कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, यानी कि उसकी कितनी एसेट होनी चाहिए। तो उसकी एसेट होनी चाहिए इस 10% का। हम जब फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालने का तरीका है कि हम इसको लिख लेंगे, ये 100 में से 10 है, 10% का मतलब 100 पे 10, तो 100/10 कर देंगे यानी कि 10 टाइम्स आ गया, यानी कि 10 गुना। तो 10 गुना फैक्टर आ गया। अब हम ये जानना चाहें कि 1 लाख कमाने के लिए कितना चाहिए, तो हम 10 टाइम फैक्टर से, ये फैक्टर होता है, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 10 लाख लगाना पड़ेगा। अब हम किसी व्यक्ति की कीमत जानना चाहते हैं कि एक पर्सन, एक ह्यूमन ऐसा है कि उसकी वजह से जो अर्निंग हो रही है हमारी संस्था को वो 10,000 हो रही हैं,
उस पर्सन की वजह से। तो उस पर्सन की कीमत क्या है हमारी संस्था के लिए, तो उस पर्सन की कीमत होगी क्या, हम फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको 10 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, यानी कि उसकी जो वैल्यू है 10,000 क्योंकि वो कमा रहा है हमारे यहाँ, तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स होगी। तो 10,000 का 10 टाइम यानी कि 1 लाख, यानी कि उस ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू हमारे यहाँ हमारी संस्था के लिए 1 लाख रुपए है। तो ये होता है। खैर लग रहा ये अब क्लियर हो जाना चाहिए, अगर किसी को डाउट था तो इसलिए मैंने बीच में बता दिया, क्योंकि बार बार हम कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। कीमत एसेट की कैसे निकालते हैं कैपिटलाइज करके, तो वो केवल देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मॉडल क्या कहता है, अनपरचेज मॉडल। अनपरचेज मॉडल कहता है कि जो कैपिटलाइजेशन करना है वो हमें उस इनकम से करना है जो नॉर्मल अर्निंग से एक्सेस में है। हरमनसन एज्यूम करते हैं कि एक्सेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर ड्यू टू द एक्स्ट्रा एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। हरमनसन का मानना है कि कोई नॉर्मल संस्था अगर मान लो कुछ भी पैसा लगाती है, अपनी कैपिटल लगाती है, तो वो जो अर्निंग करती है नॉर्मल संस्था वो किसी पर्टिकुलर रेट पे करती है, मान लो 10%। तो कोई कॉमन संस्था वो 10% अर्न कर रही है। अब हम कहते हैं कि भाई हमारी जो संस्था है वो उतना ही लगा रखा है जितना एक कॉमन संस्था ने लगा रखा है, लेकिन हमारी संस्था 12% अर्न कर रही है, तो इसका मतलब हमारी संस्था 2% एक्स्ट्रा अर्न कर रही है। हरमनसन कहते हैं कि ये जो 2% एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, ये जो 2% एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, ये हमारे जो ह्यूमन एम्प्लॉइज हैं, यानी कि हमारे जो ह्यूमन एसेट है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसी को हम दूसरी भाषा में ऐसे भी बोलते हैं कि जब कोई संस्था एक्स्ट्रा अर्न कर रही है तो इसका मतलब उस संस्था की गुडविल है। हरमन ये मान लेते हैं कि ये जो गुडविल है, ये गुडविल हमारे ह्यूमन जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए है। और जब किसी संस्था के एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं तो हम कहते हैं गुडविल की वजह से हो रहे हैं। और गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और दूसरी होती है अनपरचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल होती है जब हम किसी चलते हुए बिजनेस को खरीदें और मान लो वो बिजनेस 10 लाख का और हम उसको 12 लाख दे दें, तो 2 लाख हमने गुडविल दिए, ये परचेज्ड गुडविल है। अनपरचेज्ड गुडविल वो होती है जब हम किसी बिजनेस को ना खरीदें, हमारा ही बिजनेस चल रहा है और इंटरनली जनरेटेड गुडविल हम वैल्यू करते हैं, तो वो अनपरचेज्ड गुडविल है। तो ये जो मेथड है ये अनपरचेज्ड गुडविल पे बेस है, क्योंकि ये कहता है कि भाई हमारा चलता हुआ बिजनेस है, हमने ये पहचान लिया कि बाकी लोग 10% कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस 12% कमा रहा है। तो हमारा बिजनेस जो 2% एक्स्ट्रा कमा रहा है वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं यानी कि वो गुडविल अर्न कर रहे हैं। तो यही अनपरचेज्ड गुडविल जो है इसकी जो वैल्यू निकलेगी वही हमारे ह्यूमन एसेट की वैल्यू है। अब उनकी कीमत कैसे निकलेगी, उनकी कीमत यहाँ से निकल जाएगी कि जितना हम 2% ज्यादा कमा रहे हैं इसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम कितना कमा रहे हैं उसका फैक्टर निकल आएगा 2% के हिसाब से, यानी कि 100/2 कर देंगे, जितना कमा रहे हैं उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है द एडजस्टेड डिस्काउंट फ्यूचर वेज मॉडल। एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेज मॉडल, ये मॉडल कहता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड हिज वैल्यू हैज ए क्लोज रिलेशनशिप। ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को जो वेज या सैलरी देते हैं, ये अर्निंग की तरफ नहीं जा रहा, ये कह रहा है कि जो वेज या सैलरी हम दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को, उसका उसकी वैल्यू के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि जिस पर्सन की जिस पोस्ट की जितनी वैल्यू होती है उसी हिसाब से उसकी सैलरी फिक्स होती है। तो एक्चुअल में ये कहते हैं कि जितना हम सैलरी दे रहे हैं उसी के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू इज फाइंडिंग आउट बाय मल्टीप्लाइंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय विद एन एफिशिएंसी फैक्टर। वही एक एफिशिएंसी फैक्टर तय करेंगे और उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एफिशिएंसी फैक्टर जैसे मान लो किसी का हमने 5 निकाल लिया है, 10 निकाल लिया है, 11 निकाल लिया है, जैसी संस्था है वैसा एफिशिएंसी फैक्टर हो सकता है। तो हम उसकी सैलरी देखेंगे कितनी सैलरी दे रखे हैं और एफिशिएंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी। जैसे अगर हम 20,000 किसी एम्प्लॉय को वैल्यू दे रहे हैं और जो फैक्टर है वो 5 है, तो 20,000 × 5 ये उसकी हमारी संस्था के लिए ह्यूमन एसेट की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है जग्गी इन लॉ मॉडल। इनका कहना है कि वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट ऑन ए ग्रुप बेसिस रादर देन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये कहते हैं कि एक ह्यूमन एसेट की जो वैल्यू है वो ग्रुप बेसिस पे निकालते हैं, ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं निकालते। यानी कि मेजर बात ये है कि इनका कि ये ग्रुप बेसिस पे वैल्यू करते हैं ह्यूमन को। ग्रुप का मतलब है होमोजीनियस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, एक जैसे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब जो एक जैसी रैंक पे काम कर रहे हो, चाहे वो सेम डिपार्टमेंट के हों या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट is likely to remain constant over time and the probability determined for one period can be extended
टू फ्यूचर पीरियड्स, ये कह रहे हैं, इसलिए ये पीरियड पे ध्यान नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में जो पैटर्न है मूवमेंट का, एम्प्लॉय आएंगे जाएंगे, वो ओवर टाइम वो लगभग एक जैसा मेंटेन हुए रहता है। तो उसके हिसाब से डायरेक्ट एक पर्सन को जो मतलब ग्रुप में मान करके उसको वैल्यू करते हैं, ह्यूमन एसेट को ग्रुप के आधार पर उसकी वैल्यूज को निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। अब एग्रीगेट पेमेंट मॉडल जो है ये क्या कहता है, ये मॉडल दिया है इंडियन ऑथर प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती ने 1976 में। इन्होंने वैल्यू किया, मतलब ये वैल्यू सब ये वैल्यू बेस्ड है, सारे मेथड जितने भी हैं उसी तरीके से कैपिटलाइजेशन होना है इसमें, खाली अंतर इनकी अप्रोचेज का है कुछ कुछ, जैसे कोई इंडिविजुअल वैल्यू कर रहा है, इन्होंने एग्रीगेट में वैल्यू किया। पहली बात, इन्होंने भी एज एन एग्रीगेट वैल्यू किया, नॉट एन इंडिविजुअल बेसिस। इन्होंने सजेस्ट किया कि मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल मैन पावर कैन बी इवेल्युएटेड सेपरेटली। इनकी खास बात ये थी, इन्होंने क्या कहा था कि मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल जो पोजीशन है उनको अलग अलग करना चाहिए और तब इवेल्युएट करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन ए ग्रुप बेसिस कैन बी फाइंड आउट बाई मल्टीप्लाइंग द एवरेज टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉय। इन्होंने कहा कि एम्प्लॉय का एवरेज टेन्योर, यानी कि कितनी अवधि एक एम्प्लॉय एज एन एवरेज संस्था में काम करता है, इस आधार पर निकालना है, of the employee in that group and the average salary of employees in that group, यानी कि उस ग्रुप में एवरेज सैलरी कितनी है लोगों की, जिस ग्रुप की बात करें, मैनेजरियल ग्रुप है या नॉन मैनेजरियल है, और उस ग्रुप में एवरेज एज कितनी है, उस एवरेज एज को एवरेज सैलरी से उन्होंने मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से उन्होंने वैल्यू निकाली। नेक्स्ट है मोर से इन नेट बेनिफिट मॉडल 1973। ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट्स derived by the organization from the expected future services of its employees। तो इसमें यही मेजर पॉइंट है, बाकी आप इनको नोट कर लेंगे, इसी के बेस पे डिफरेंशिएट है औरों से। नेक्स्ट है मायर्स एंड फ्लावर्स 5 डायमेंशनल मॉडल। इनके में खास बात क्या है कि उन्होंने 5 डायमेंशन बताए कि उनके बेस पे ये वैल्यू करेंगे एम्प्लॉय को, उसकी नॉलेज, स्किल, हेल्थ, अवेलेबिलिटी और एटीट्यूड। ये मेथड डेवलप किया एम स्कॉट मायर्स ने, विंसेंट एस फ्लावर्स ने अपने फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग ह्यूमन एसेट में। इन्होंने प्रपोज किया एक प्रोसीजर एसेस करने का, वर्कफोर्स को किस तरीके से ये एसेस करेंगे और एस्टिमेट करना कॉस्ट ऑफ वेरियस इनपुट्स टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। जो वेरियस इनपुट्स ये देंगे इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कराने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो देखें, तो बहुत ज़्यादा इनके डीप जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासतौर पर पीजीटी के लिए, उसके हिसाब से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे रखे हैं, तो आइडिया हो जाएगा आपने कितना पढ़ा है इसमें। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बेसिक अंतर क्या है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शंस में से सही है वो ऑप्शन ए है, आइडेंटिफाइंग इन रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन एम्प्लॉइज। ये इसका बेसिक अंतर है, क्योंकि कॉमन अकाउंट जो होती है उसमें हम एम्प्लॉइज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉइज नोन एज। वो कॉस्ट जो खर्च हो जाती है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, उसको इनमें से क्या कहते हैं। तो जो हो चुकी है पास्ट में उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल वाज सजेस्टेड बाय। ये मॉडल किसने दिया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। इसमें हम एम्प्लॉइज की फ्यूचर अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ऑप्शन ए लेव एंड स्वार्ट्स ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग an individual's value to an organization is determined by the services he is expected to render to the organization during the period he is likely to remain with the organization in various positions और सर्विस स्टेट। तो सारे जो ये वैल्यू बेस्ड जो मॉडल है ये केवल वैल्यू पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें स्पेसिफिक है। जैसे इस मॉडल में स्पेसिफिक क्या था कि ये कहते हैं कि अलग अलग पोजीशंस पे रहते हुए या अलग अलग सर्विस कंडीशन में रहते हुए आदमी जो वैल्यू देता है उसके हिसाब से हमको उसकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को आंकना है। तो ये कौन सा मॉडल कहता था इस बात को? इस बात को कहता था फ्लेमहोल्ट्ज मॉडल। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज द फंक्शन ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेनर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसने कहा था कि जो एवरेज सैलरी है
किसी ग्रुप की या एम्प्लॉइज की, और उस पर्टिकुलर ग्रुप में एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर कितना, पीरियड कितना है, इनका गुना करके वैल्यू निकालना है ह्यूमन रिसोर्स का। ये किसने कहा है? तो ये मॉडल है एग्रीगेट पेमेंट मॉडल चक्रवर्ती का। अब देखेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा नहीं आता है, जितना आता है टॉपिक उसको खाली इसमें रीड करते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ए स्पेशल टेक्निक विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस इंडेक्स। दरअसल जो कॉमन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं हिस्टोरिकल मेथड पे, उसमें पुरानी कॉस्ट लिखी रहती है। जैसे मान लो कोई लैंड हमने खरीदी थी किसी बिजनेस ने 10 लाख ने, आज 10 साल बाद भी वो लैंड हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे 10 लाख की लिखी रहेगी, या उसमें कोई डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हुआ है तो वो लिखा मिलेगा थोड़ा बहुत। लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो कई दफा ये करोड़ों में हो सकती है कीमत। तो जो अकाउंट्स हमारे होते हैं वो सही वैल्यू नहीं दे पाते, खासतौर पर उस समय पे जब हाई इन्फ्लेशन चल रहा हो या हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा हो। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और रुपए की कीमत गिर जाती है। जो करेंसी होती है उसकी कीमत गिरती है इन्फ्लेशन में, और सामान की कीमत बढ़ती है। डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, रुपए की कीमत बढ़ती है और सामान की कीमत गिर जाती है, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। एक सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन तब होती है जब हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का मिक्स स्वरूप दिखाई दे, यानी कि कुछ चीजों की कीमतों में हाई इन्फ्लेशन मिले और कुछ चीजों की कीमतों में काफी डिफ्लेशन मिले। अब डीमेरिट्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है इसमें हम करते क्या है, अच्छा ये जैसे हमने अभी बताया था, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में करते क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे रहते हैं उनमें अभी तक हमारी जो एसेट या लायबिलिटी थी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे लिख रहे थे। तो कुछ लोगों ने या कुछ संस्थाओं ने अभी स्टार्ट किया है कि भी हम प्रेजेंट वैल्यू, सही वैल्यू दिखे हमारी बुक्स में, इसलिए वो जो मेजर अकाउंट है वो तो बनाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे ही, लेकिन साइड में कुछ अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनाई गई बैलेंस शीट या स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, उसकी वैल्यूज को ये एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कैसे करते हैं? इंडेक्स का यूज करके। जैसे मान लो कोई एसेट इन्होंने 5 साल पहले खरीदी थी, जब 5 साल पहले खरीदी थी तो मान लो जो महंगाई का इंडेक्स था वो 100 था। आज इन्होंने जब ये एसेट, ये जब अकाउंट बना रहे हैं, उस समय 5 लाख में खरीदी थी, जो महंगाई का इंडेक्स था वो 100 था। आज जब ये बुक्स बना रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने बुक्स को एडजस्ट करें, तो इनको पता चला कि जो इंडेक्स है महंगाई का वो 600 हो चुका है। इंडेक्स कहाँ से पता चलता है? जैसे इंडिया में RBI है, वो जो इंडेक्स जारी करता है महंगाई का, वो ऑथेंटिक इंडेक्स माना जाता है, रिटेल इंडेक्स निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो 600 चल रहा है, यानी कि चीजों की कीमतें 6 गुना बढ़ गई होंगी। तो हम इस लैंड की कीमत 5 लाख से 6 गुना कर देंगे, क्योंकि ये 100 से उस समय जो इंडेक्स था हमारा पुराना और जो नया इंडेक्स है वो 6 गुना हो चुका है। तो फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर से इसको गुना कर दिया 6 से, तो इसका मतलब हमारा ये 30 लाख वैल्यू आ जाएगी इसकी। लेकिन उसकी कुछ डीमेरिट है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की, ये सिस्टम इनकम टैक्स वाले मानते नहीं है इस सिस्टम को। इसमें कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कभी कभी। इसमें चेंजेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये तो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो अगर इस बेस पे हम अकाउंट बनाते हैं तो हर रोज हमको अकाउंट बदलने पड़ जाएंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी लोअर इन टाइम ऑफ डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन के समय में तो कीमतें तो बढ़ती रहेंगी हर चीज की, तो इस हिसाब से तो डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं किसी किसी एसेट का। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स है। अब इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं मेजर, जिसमें महत्वपूर्ण है करंट परचेजिंग पावर। करंट परचेजिंग पावर की खास बात क्या है कि ये कन्वर्ट करता है जो हिस्टोरिकल एसेट हमारी लिखी होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखी होती है एसेट की, लायबिलिटीज की, ये कन्वर्ट करता है यूजिंग जनरल प्राइस इंडेक्स। यानी कि जैसा अभी हम देख रहे थे कि RBI का जो प्राइस इंडेक्स है, एक जनरल प्राइस इंडेक्स पे ये पुरानी कीमतों को आज के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। करंट कॉस्टिंग अकाउंटिंग मेथड क्या है? करंट कॉस्टिंग अकाउंट मेथड, इस पे करंट परचेजिंग पावर मेथड पे एक थोड़ा सा सुधार है। सुधार कैसे है कि ये एसेट को वैल्यू करता है फेयर मार्केट प्राइस पे, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में ये वैल्यू करता है सभी चीजों को। फिक्स्ड एसेट को करता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, कि कितने में रिप्लेस कर सकते हैं हम पर्टिकुलर एसेट को, इस आधार पे रिकॉर्ड करता है। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करता है मार्केट वैल्यू पे, कि मार्केट में वैल्यू क्या है। लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है ओरिजिनल वैल्यू पे, क्योंकि जो लायबिलिटीज होती हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, अब उन पे तो कोई अंतर आएगा नहीं, वो तो मोनेटरी एसेट होती हैं, जितने रुपए की लायबिलिटी उतना ही देना पड़ेगा हमको विद इंटरेस्ट। रिवैल्यूएशन सरप्लस,
अब इस तरीके से जो रिवैल्यूएशन करते हैं हम इन सभी एसेट को, लायबिलिटीज को, तो कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकलता है, तो जो सरप्लस आता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व में, जब कोई लॉस होता है तो उसको इससे कंपनसेट कर लेते हैं। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, ये क्या कहता है, इसमें कहता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। इसमें एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग के आधार पर, यानी कि रिप्लेस अगर हम करें उनको तो कितना खर्च पड़ेगा। नेक्स्ट है करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, ये मेथड कहता है कि जो करंट वैल्यू है उसके हिसाब से, यानी कि ये पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी के बारे में ये देखता है कि अगर हम उसको आज की डेट में सेटल करें, अगर लायबिलिटी है तो, और एसेट है तो अगर हम उसको आज की डेट में बेचें तो कितने का बिकेगा, तो इस आधार पर लिखा जाता है इसमें। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से जो आए हैं एग्जाम्स में, मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट टू टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट मॉनेटरी यूनिट डज नॉट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। मेथड अकाउंटिंग का ऐसा मेथड जो ये अटेम्प्ट करता है, ये कोशिश करता है कि हम मॉनेटरी यूनिट के उस फैक्ट को शामिल कर लें अपनी बुक्स में जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमें दिख जाए, मतलब हमारी एसेट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू की बजाय जो महंगाई है वो दिख जाए। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। नेक्स्ट है डैश कॉम्प्राइजेज ए रेंज ऑफ अकाउंटिंग मॉडल्स डिजाइन टू करेक्ट प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इन कंपैरिजन टू राइज इन द प्राइसेस सब्सिक्वेंटली। तो ये भी यही कह रहा है कि ऐसा मेथड के बारे में पूछ रहा है जो कॉम्प्राइज करता है बहुत सारे अकाउंटिंग मॉडल्स को, और वो इसलिए डिजाइन किए गए बनाए गए हैं ताकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये करेक्ट कर सकें, क्योंकि चीज़ों की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, तो ये भी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ही है। नेक्स्ट है, अब टॉपिक आ गया अगला, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है, एग्जाम के लिहाज से बहुत कम इसमें से पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है उसको शामिल कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम है कंट्रोलिंग का। दरअसल ये कॉस्ट कंट्रोल करने का ही एक उपाय है। जैसे कॉस्ट कंट्रोलिंग की कई टेक्निक है, उनमें से ये भी एक टेक्निक है। ये टेक्निक ऐसी है कि बाकी जो कॉस्ट की टेक्निक है उनमें हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, टेक्निक पे ध्यान देते हैं, मटेरियल पे ध्यान देते हैं, कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम एक पर्सन पे ध्यान देते हैं, यानी कि जो पर्सन होते हैं हम उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, इसीलिए इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। ये अकाउंटिंग का ऐसा मेथड है जिसमें हम हर पर्सन को, चाहे वो हायर लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, हर पर्सन को जिम्मेदार बना देते हैं कॉस्ट के लिए या प्रॉफिट के लिए, जैसी उसकी हैसियत है, जैसी उसकी जो कंट्रोल है, जैसी उसकी इफेक्ट, जैसी उसकी पोजीशन है संस्था में, उसके हिसाब से उसको रोल दिया जाता है और उस अपने रोल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डेफिनेशन से इनको आप रीड कर लेंगे देख करके। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का दूसरा नाम प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग या एक्टिविटी अकाउंटिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई पर्सन जिम्मेदार हो जाता है और हर पर्सन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जिम्मेदार रहता है। क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देते हैं? ताकि हमारी संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी सुधरे। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं इसमें। तो इस प्रोसेस को ऐसे समझें जैसे पूरी संस्था का जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो पूरा मान लो एक संस्था है, अब वो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या डायरेक्टर्स है सबसे टॉप पोजीशन, तो जो डायरेक्टर है क्योंकि उसकी पावर सबसे ज़्यादा है तो इसलिए उसको जब हम सेंटर असाइन करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, तो वो पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तरदायी होगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट में, जैसे मान लो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग हेड हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट का अलग इन्वेस्टमेंट है, तो हम कहेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट में जितना इन्वेस्ट हो रहा है इस पर कितना रिटर्न आए, अच्छा रिटर्न आए, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर जो होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर बन जाएगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब डायरेक्टर के नीचे बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं, कोई परचेज डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे जैसे हर एक डिपार्टमेंट होगा तो ऐसे डिपार्टमेंट जिनका सेल और जिनका इनकम और एक्सपेंस दोनों पे कंट्रोल रहता है वो अपने डिपार्टमेंट के पे, वो इनकम और कॉस्ट दोनों के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। इनकम में से कॉस्ट घटेगी तो प्रॉफिट आ जाता है, तो वो प्रॉफिट सेंटर कहलाया जाएगा उसका। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली सेल के लिए या किसी चीज के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ना उसका कंट्रोल होता है डायरेक्ट इन चीजों पे। वो केवल अकाउंटिंग की जो कॉस्ट है उस पे मतलब कंट्रोल रहता है कि भाई अकाउंटिंग पे कितना खर्चा होगा, ऑडिट पे खर्च कर रहे हैं, अकाउंट मेंटेन करने पे खर्च कर रहे हैं, तो इसको खाली हम एक कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। 3 तरह के मेजर कॉस्टर बनते हैं, मेजर सेंटर बनते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में।
हर एक सेंटर के लिए कोई पर्सन जिम्मेदार होता है। जिस सेंटर को जो पर्सन बॉस होता है वो पर्सन उस सेंटर के लिए जिम्मेदार होता है। ये सेंटर 3 तरह के हो सकते हैं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी कॉस्ट के लिए। कॉस्ट के लिए ये ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका किसी न किसी केवल कॉस्ट पे कंट्रोल रहता है और इनका संस्था की इनकम पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। ज्यादातर जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो इसी दायरे में आते हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, या मान लो कोई और सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, वो सब कॉस्ट के लिए जिम्मेदार रहते हैं। इवन ये जो लेवल होता है लोगों का उसके हिसाब से भी मेंटेन करता है। एक पर्सन को भी रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। एक वर्कर है, वो मशीन पे काम करता है, रॉ मटेरियल, तो क्योंकि वो पर्सन रॉ मटेरियल यूज करता है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा देंगे। प्रॉफिट सेंटर होता है जहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के लिए जिम्मेदार होता है कोई पर्सन। जैसे मान लो सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर जो है वो सेल्स से जो रेवेन्यू आ रही है हमारी उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और सेल्स पे जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये रेस्पॉन्सिबल होगा प्रॉपर यूज ऑफ एसेट के लिए। तो इसमें ज्यादातर जो बड़े अधिकारी होते हैं संस्था के, जो जिनके हाथ में होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करें, कितना करें, उसका रिटर्न कितना आ सकता है, ये उनको जिम्मेदारी हायर पोजीशंस के पास होती है ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर ज्यादातर मिडिल पोजीशंस के साथ होते हैं, कॉस्ट सेंटर ज्यादातर लोअर पोजीशंस के साथ होते हैं। इससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन देखेंगे हम। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्फेसाइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो किसकी परफॉर्मेंस पे एम्फेसाइज करती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस या मैन की परफॉर्मेंस या बोथ की परफॉर्मेंस या नन। तो ये मैन एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस देखती है किसी पर्टिकुलर कॉस्ट या रेवेन्यू के बारे में। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का नाम ये भी है प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग, या दोनों, तो दोनों ही नाम है। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके। द रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इनमें से किसका पार्ट है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंट्रोलिंग की एक टेक्निक, और कंट्रोलिंग की जो टेक्निक्स होती है वो मैनेजरियल कंट्रोल में आ जाती हैं, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग का ही एक पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कम अंडर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो होते हैं वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, यानी कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट या रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर। तो इसका सही जवाब है रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर। चाहे किसी भी लेवल का हो सकता है मैनेजर या पर्सन, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर। सब डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के सब डिवीजन क्या हो सकते हैं, एक्सपेंस सेंटर, प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर या ऑल ऑफ द अबव, तो सभी हो सकते हैं। एक्सपेंस सेंटर को कॉस्ट सेंटर भी कहा जाता है।